जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे का सहारा। आज भगवान भोलेनाथ महाकाल की शिवरात्रि थी, इसीलिए बसंती जी सुबह सुबह जल्दी उठकर पूजा की तैयारियों में लगी हुई थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। अरे बेटा मनीष, तुम दिल्ली से कब आए? प्रणाम आंटी जी, कल ही आया हूँ, कहकर मनीष अपने दोस्त की माताजी के चरण छूने लगा। आशीर्वाद देते हुए माताजी इधर उधर देखने लगी। दरवाजे पर देखा मगर कोई नहीं था। मनीष बोला, आंटी जी आप अंकित क्यों ढूंढ रही हैं? दरअसल उसे बहुत ज़्यादा काम था, इस कारण वह नहीं आ पाया। अगली बार तो उसे अपने साथ ही लेकर आऊँगा। बेटे के आने की उम्मीद में अम्मा जी की आंखों में जो चमक आ गई थी एकदम से गायब हो गई और उनकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर में अंकित के बाबूजी भी आ गए और तब तक अम्मा का आंचल आंसुओं से भीग चुका था। बाबूजी बोले, अरे भाग्यवान, परेशान क्यों होती हो? अब यही हमारी किस्मत है। जितनी जल्दी हम इसे स्वीकार करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अम्मा के सामने अंकित के बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। कितनी मन्नतों से मांगा था अंकित को उन्होंने भगवान से। कभी चोट अंकित को लगती थी तो दर्द अम्मा को होता था। अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी अम्मा अपने बेटे को। आज उसी बेटे को अम्मा बाबा की अपने स्टेटस के नहीं लगते। अंकित, ऐसी तरक्की का तुम क्या करोगे जो तुम अपने माँ बाबूजी का सहारा उनके बुढ़ापे में ना बन सको? तुम केवल अपनी कमाई और पैसों के बारे में जानते हो। कभी यह सोचा है कि तुम्हारी अम्मा और बाबूजी किस हालत में रह रहे हैं? मनीष ने अंकित को समझाना चाहा। मनीष, तुम मेरे दोस्त हो तो केवल दोस्ती तक ही सीमित रहो। मेरे पारिवारिक मामलों में दखल देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। यह मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे चाहूँ इसे जी सकता हूँ। अब मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, अपने माँ बाप के साथ कैसे रहना है, यह मुझे तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दिन भर कितने मरीज़ आते हैं, अगर उन्हें छोड़कर मैं एक दिन के लिए भी चला जाऊं तो मेरा हज़ारों रुपए का नुकसान हो जाएगा और उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं अपना कैरियर छोड़कर गांव में तो नहीं रह सकता और गांव में रखा ही क्या है। और अम्मा बाबूजी को यहाँ रहने को कहता हूँ तो वे ज़िद पर अड़े हुए हैं कि गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और रही पैसों की बात, तो मैं यहाँ पर कमाता ही कितना हूँ जो हर महीने उन्हें पैसे भेज दूँ? मेरा अपना भी परिवार है, उनके भी खर्चे हैं और अम्मा बाबूजी हैं जो चाहते हैं कि हर महीने उन्हें पैसे भेजता रहूं। अंकित, तू डॉक्टर है और इतना पैसा कमाता है कि थोड़ा सा अम्मा बाबूजी के पास पैसा भेज सकता है। ना तो तू उन्हें समय देता है और ना ही पैसा। उनका भी तुमसे मिलने का मन करता होगा। 1 साल हो गया तू अपने अम्मा बाबूजी से नहीं मिला। वह भी अपने बेटे और पोते से मिलने के तरस जाते होंगे। मनीष यह सब बातें बोलता जा रहा था, लेकिन अंकित को इन सब बातों को सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। अंकित अपने अम्मा और बाबूजी का इकलौता बेटा था। हर काम को लगन से करता था और बाबूजी को पूरा विश्वास था कि उनका बेटा बड़ा होकर उनकी सेवा करेगा, उनके काम को संभालेगा। जब अंकित थोड़ा बड़ा हुआ तो उनकी भैंस एक बार बीमार पड़ गई थी और बाबूजी ने उसे जानवरों के डॉक्टर को बुलाने को कहा। डॉक्टर जब आया तो उसने इलाज करने के लिए बहुत से पैसे मांगे बाबूजी से और गांव में आने जाने वाले लोग उन्हें नमस्कार कर रहे थे। अंकित को यह सब देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह सोच में पड़ गया कि गाय भैंसों के डॉक्टर को इतनी इज्जत मिलती है तो क्यों ना वह इंसानों का डॉक्टर बन जाए। उसी दिन से उसने ठान लिया कि अब उसे डॉक्टरी ही करनी है और उसने प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। अम्मा नहीं चाहती थी कि अंकित डॉक्टर बने, क्योंकि ऐसा करने पर वह उन्हें छोड़कर दूर चला जाता। लेकिन अंकित जिद पर अड़ गया कि और उसने बाबूजी को यह कहकर मना लिया कि वह डॉक्टर बनकर गांव वालों की सेवा करेगा। अंकित का सिलेक्शन भी हो गया था और वह पढ़ने के लिए अब दूसरे शहर चला गया। लेकिन अम्मा
चिंता में डूब गईं और अपने पति से कहने लगीं कि अब आपका काम और ज़मीन कौन संभालेगा जी। तो बाबूजी बोले कि उसके लिए तो मैं हूँ, तुम क्यों चिंता करती हो। बस यही दुआ करो कि तुम्हारा बेटा एक बहुत बड़ा सफल डॉक्टर बने। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बाबूजी के पास इतना पैसा नहीं था, तो उन्होंने अपनी दुकान गिरवी रखकर पैसे का इंतज़ाम किया और हर महीने उसे पैसे भेजने लगे। अम्मा जी की दुकान गिरवी रखने के हक में नहीं थी, क्योंकि वे जानती थीं कि एक बार अगर दुकान गिरवी रख दी तो कभी उसे छुड़वा नहीं पाएंगे। लेकिन अंकित ने कहा कि वह बड़ा डॉक्टर बनकर इतना पैसा कमाएगा कि उसके अम्मा बाबूजी राज करेंगे। कुछ सालों के बाद अंकित की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो गई और उसकी एक बहुत अच्छे अस्पताल में नौकरी लग गई। बाबूजी चाहते थे कि उनके बेटे की शादी उनके गांव के ही किसी लड़की से हो, लेकिन अंकित ने साफ साफ कह दिया कि उसने एक लड़की ढूंढ ली है जो उसी के साथ काम करती है और डॉक्टर भी है। अंकित की शादी सुरभि से हो गई। सुरभि भी उसी की तरह गांव से नफरत करती थी और सुरभि नहीं चाहती थी कि अम्मा बाबूजी आकर उसके साथ रहें। अम्मा बाबूजी यह बात अच्छे से जानते थे, इसीलिए वे अंकित के घर नहीं जाना चाहते थे। गिरवी ज़मीन को छुड़ाने के लिए जब बाबूजी ने अंकित से पैसे मांगे तो अंकित ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लो और दुकान को भूल जाओ। तो बाबूजी की आंखों में आंसू लिए बोले, बेटा तू नहीं जानता कितनी मेहनत से खड़ी की थी मैंने ये दुकान। अगर ये दुकान ना होती तो हम ना तो तुझे पढ़ा पाते और ना ही डॉक्टर बना पाते। लेकिन अंकित को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वह तो बस अपनी शहर की ज़िंदगी में मस्त था। अंकित की पत्नी सुरभि भी एक डॉक्टर थी। जब उसका बेटा हुआ तो वह 6 महीने के बाद ही अपने बेटे को कृषि में छोड़कर नौकरी करने चली गई। अम्मा जी चाहती थीं कि वह अपने पोते को अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा करें, लेकिन सुरभि ने तो ठान रखा था कि वह अपना बेटा गंवार लोगों के हाथों में नहीं देगी। इसलिए अम्मा बाबूजी जब भी शहर आने का नाम लेते तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया करती थी। गांव में अम्मा याद करने लगी थी कि अंकित का बेटा गोलू अब कुछ बड़ा हो गया होगा, अब चलने भी लगा होगा। कितने महीने हो गए होंगे हमने अपने पोते की शक्ल नहीं देखी। बाबूजी कहने लगे, हमने सोचा था कि अंकित यहीं गांव में डॉक्टरी करेगा और हमारे साथ ही रहेगा। हमारे आंगन में ही अंकित के बेटे की किलकारियाँ गूंजेंगी और यहाँ देखो घर का आंगन सुनसान पड़ा हुआ है। अगर अंकित यहाँ होता तो पूरा घर खुशियों से भर जाता। दुकान तो अंकित ने रहने नहीं दी और अब इन हाथों में भी इतनी ताकत नहीं है कि कहीं नौकरी कर सकूं। अम्मा बाबूजी की तबीयत अब ज़्यादा खराब रहने लगी थी। अंकित को जब मनीष ने अम्मा बाबूजी की हालत के बारे में बताया तो वह कुछ पैसे उन्हें भेजने लगा, क्योंकि सुरभि माँ बाबूजी को अपने साथ रखने को तैयार नहीं थी। लेकिन वह पैसे उनके लिए काफ़ी नहीं थे। डॉक्टर बेटे के माँ बाप अब गरीबी की हालत में रहने पर मजबूर हो गए थे। उनकी हालत बिगड़ती देखकर रिश्तेदारों के डर से अंकित उन्हें अपने संग शहर ले आया, लेकिन सुरभि ने अपने घर में लाने से साफ साफ इनकार कर दिया और अंकित से बोल दिया कि वह उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आए। देखते ही देखते अम्मा बाबूजी की ज़िंदगी पूरी तरह उजड़ गई। सोचने लगे, ये कैसी विडम्बना है कि डॉक्टर बेटे के माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हों। अंकित का बेटा गोलू भी अब बड़ा हो चुका था और उसे भी उन्होंने डॉक्टर बनाने का ही सोचा हुआ था। उसे डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने विदेश भेज दिया था। अंकित ने बहुत सारा लोन लेकर अपने बेटे गोलू के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला। जब उनका बेटा गोलू विदेश से पढ़कर लिखकर भारत लौटा तो उन्होंने गोलू को एक सरप्राइज़ के तौर पर उसे उसका अस्पताल दिखाया। लेकिन गोलू ने साफ साफ कह दिया कि वह भारत में रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वह विदेश में ही सेटल होना चाहता है। अंकित और सुरभि दोनों जैसे शून्य से हो गए थे। गोलू, यह तुम क्या कह रहे हो? सुरभि बोलने लगी, हमने तो सोचा था
हमारा बेटा बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे कारोबार को आगे बढ़ाएगा। लेकिन बेटा, हमारे देश में क्या बुराई है? सब कुछ तो है यहाँ पर, तभी सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं भी हैं। लेकिन माँ, विदेश की एक लड़की से मैं प्यार करता हूँ और मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है। अब मेरे फैसले को कोई नहीं बदल सकता। मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो मतलब नहीं रहूँगा। मेरी कल की फ़्लाइट बुक है और मुझे कल ही निकलना होगा। गोलू ने अपनी बात अपने मम्मी पापा को स्पष्ट तौर पर कह दी। अंकित और सुरभि दोनों गोलू की बात सुनकर जैसे काटो तो खुर नहीं। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। गोलू, तुम्हें सेटल करने के लिए हमने कितना बड़ा कर्ज उठाया है। अपनी ज़िंदगी भर की कमाई हमने दांव पर लगा दी और अब तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। क्या कमी थी हमारी परवरिश में जो तुम हमें यह दिन दिखा रहे हो? सुरभि के हाथ पैर सुन्न हो गए और बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती मेरे बेटे। तो गोलू बोला, आप शुरू से तो मेरे बिना ही रह रही हो ना। मुझे तो आपने क्रश में छोड़ दिया था। जिस समय मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय तो आप अपने काम में व्यस्त थी। ना तो मेरे लिए पिताजी के पास समय था और ना ही आपके पास। और दादी दादू को आपने कभी मुझसे मिलने नहीं दिया। अगर मेरे बिना आप दोनों का मन नहीं लगता तो आप भी वृद्ध आश्रम में जाके रह सकते हैं। और वैसे भी दादी दादू भी तो वृद्ध आश्रम में ही रह रहे हैं ना, तो आप क्यों नहीं? यह बात सुनकर जैसे सुरभि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने अम्मा और बाबूजी की तस्वीर आ गई। उसे लगा जैसे गोलू के रूप में उनके अपने ही कर्म अपने सामने आकर खड़े हो गए। सुरभि सोच में डूब गई, जिसके आगे और कुछ न बोल पाई और अपने कमरे में चली गई। अंकित भी आज ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उस पर किसी ने बिना तलवार के वार कर दिया हो। आज उसे उसका दोस्त मनीष याद आ रहा था, जो हर पल उसे उसके कर्तव्य याद दिलाता रहता था, परंतु उसने दोस्त की भी कभी नहीं सुनी। थोड़ा संभल कर अंकित और सुरभि ने एक फैसला लिया। अगले ही दिन वह उस वृद्ध आश्रम में गए जहां अम्मा बाबूजी रह रहे थे। जैसे ही अम्मा और बाबूजी ने उन्हें देखा, उन्हें सामने देखकर उन दोनों की आंखों में चमक आ गई। अम्मा तो यही देखकर खुश थी कि उससे मिलने आज उसकी बहू आई है। अम्मा बाबूजी का यह व्यवहार देखकर सुरभि शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। वह सोच रही थी कि हमने अम्मा बाबूजी के साथ इतना बुरा किया और अम्मा बाबूजी आज भी हमारे साथ उतने ही प्यार से बात कर रहे हैं। सुरभि सोचने लगी कि माफ़ी मांगूं भी तो किस मुंह से मांगूं। सुरभि और अंकित अम्मा बाबूजी के पैरों में जा गिरे और उन्हें माफ़ करने की विनती करने लगे। हमें माफ़ कर दो अम्मा बाबूजी, हम आपके गुनाहगार हैं। आज तक सुरभि ने अम्मा बाबूजी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज जब वह खुद उस स्थिति में खड़ी थी जिस स्थिति में उन्होंने अम्मा बाबूजी को लाकर खड़ा कर दिया था, वह उनके दर्द को समझ पा रही थी। अम्मा बाबूजी की जर्जर हालत देखकर सुरभि और अंकित अपने आप को कसूरवार मान रहे थे। बाबूजी, आप और अम्मा अब हमारे साथ ही रहेंगे। बहुत सह लिया आपने इस उम्र में, अब और नहीं। अंकित और सुरभि अम्मा बाबूजी को अपने घर ले आए और घर आकर देखा तो सामने गोलू खड़ा था। सुरभि और अंकित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हैरान होते हुए सुरभि ने पूछा, पर बेटा, तेरी तो आज फ्लाइट थी। मम्मी पापा, मैंने आपसे झूठ बोला था। मेरी आज कोई फ़्लाइट नहीं थी और मैं अपने देश में ही रहना चाहता हूँ और यहीं आपके साथ जीवन जीना चाहता हूँ। मैं जानता था कि आप दोनों दादा दादी को वृद्ध आश्रम में छोड़कर आए हो। मनीष अंकल ने आपको वृद्ध आश्रम में बात करते हुए सुना था। जब आपने मनीष अंकल की बात नहीं मानी तो उन्होंने आकर मुझे सब कुछ बताया। जब मुझे पता चला कि मेरे दादी दादू वृद्ध आश्रम में रहते हैं तो मेरा मन दर्द से भर उठा। मैं बचपन से ही प्यार के लिए तरसता रहा और दादा दादी अपने बच्चों के प्यार के लिए। मैं जानता था
कि आप दोनों मेरे समझाने से नहीं समझेंगे, इसीलिए मुझे ये सब कुछ नाटक करना पड़ा ताकि आप समझ सकें कि माँ बाप का बच्चों के बिना क्या हाल होता है। मम्मी, पापा, मैं बरसों से अपने दादा दादी के प्यार पाने के लिए तरस रहा हूँ। मेरी बरसों पुरानी इच्छा अब पूरी होने जा रही है। अब मैं अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ मिलकर प्यार से रहना चाहता हूँ। पोते की बातें सुनकर अम्मा बाबूजी फूले नहीं समा रहे थे। सुरभि और अंकित के चेहरे पर भी आज गर्व भरी मुस्कान थी। आज गोलू को अपने दादा दादी का प्यार मिला और अम्मा बाबूजी को अपना परिवार, जिसके साथ वे हमेशा रहने का सपना देखा करते थे। दोस्तों, माँ बाप हमारे हज़ारों तकलीफ़ें सहन करके भी अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। ताउम्र अपने बच्चों को दिल से लगाकर उनकी हर मुसीबत को हर लेते हैं, यहाँ तक कि अपने सपने और खुशियों को भी कुर्बान कर देते हैं और बच्चों की खुशी के लिए ही जीते हैं। माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो, खूब पैसा कमाए और एक दिन बड़ा आदमी बनकर उनके बुढ़ापे की लाठी बने। यहाँ तक कि बच्चों के लिए माँ बाप अपनी सारी जमा पूंजी भी लगा देते हैं, लेकिन वही बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि माँ बाप का परिवार अपने बेटे और बहू और पोता पोती से ही पूरा होता है। उनके बच्चों के साथ मिलकर रहना, उनके संग समय बिताने से ही पूरा होता है। केवल माँ बाप को पैसे देकर उनकी कमी पूरी कर देना काफ़ी नहीं है। अपने माँ बाप के साथ हमेशा रहो, यही चीज़ उन्हें खुशी देती है। तो दोस्तों, अपने माँ बाप को सही राह पर लाने के लिए गोलू ने जो तरकीब निकाली वह सही थी या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे आप सभी से ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।